बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काजिम और उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। कितने मज़े की बात है कि जब भी मेरी आपसे बात होती है लाहौर में बारिश हो रही होती है। आजकल ऑफ कोर्स मौसम ही कुछ ऐसा चल रहा है, तो आज भी लाहौर में बारिश हो रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हब्स इतनी ज़्यादा है कि सांस नहीं आता। मुझे कहते हैं ना, हब्स का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि ये जो नमी होती है हवा के अंदर, कि आपको नौजिया होना शुरू हो जाता है उसकी वजह से। और अगर पानी सही मिकदार में ना पिएं और थोड़ा सा अपने आप को कूल डाउन ना करें तो बड़ी बुरी डिहाइड्रेशन भी हो जाती है। सो व्यूअर्स, आज हम क्या बात करेंगे? वीकेंड था, बहुत सी चीज़ें, बहुत से मामलात के बारे में सोचने का मौका मिला, चीज़ों को कंसिडर करने का मौका मिला और सोचा कि आज बात करेंगे कारमा पे। अब कारमा एक ऐसा वर्ड है जो अक्सर औकात इस्तेमाल किया जाता है। लोग अक्सर बात करते हैं कि देखा ना, फिर यही होता है कारमा। कारमा का मतलब क्या है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। ज़िंदगी में हम कोई भी चीज़ करते हैं, कारमा जो थियरी है वो ये है कि लाइफ में हम जो भी नेगेटिविटी करते हैं, जो भी बुरी चीज़ करते हैं या अच्छी चीज़ करते हैं, वो घूम घुमा के हमारे पास वापस आ जाती है। अब नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, किसी को नुकसान पहुंचाएं, किसी को दुख दें, किसी का हक मारें, किसी के साथ ज़्यादती करें, ये सारी चीज़ें जो हैं इनका एक ही साइड इफ़ेक्ट है और वो ये है कि घूम घुमा के वो चीज़ फिर आपके साथ भी हो जाती है। एक बात हो गई। दूसरी बात, अगर आप जनरली भी देखें इन लाइफ, अगर बुरे या अच्छे अमल को ना देखें, किसी भी चीज़ को ज़िंदगी में देखें, पढ़ाई को देख लें। पढ़ेंगे, लिखेंगे, मेहनत करेंगे तो 100% आपके नंबर अच्छे आएंगे और आप स्कूल में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एक्सेल करेंगे। नहीं पढ़ेंगे, नहीं लिखेंगे तो फिर उसका वही रिज़ल्ट होएगा जो हर उस इंसान का होता है जो नालायक, जिसको हम कहते हैं नालायक होता है, और एंड में फिर आपके ग्रेड्स नहीं आते। इसी तरह जब इंसान अपने, अभी पिछले दिनों हम बात कर रहे थे पेरेंट्स और हमारी औलाद की तरफ ऑब्लिगेशंस और औलाद की पेरेंट की तरफ ऑब्लिगेशंस, और हमने इस पे भी बात की लास्ट वीक के हमारे बुज़ुर्ग जो हैं, हमारे उनकी तरफ क्या फ़राइज़ बनते हैं। सो व्यूअर्स, मैंने तो ज़िंदगी में यही देखा है कि जो लोग अपने बुज़ुर्गों से, स्पेशली अपने माँ बाप, सास ससुर के साथ बुरा रवैया रखते हैं, नेगेटिव रवैया रखते हैं, कारमा एक ऐसी चीज़ है जो फिर घूम के जब आपको आके डसती है, यानी कि आपने ज़्यादती, आपने अपने सास ससुर, अपने बड़ों के साथ, अपने बुज़ुर्गों के साथ ज़्यादती की, जब आप एक सर्टन एज पे पहुँचे, एक सर्टन लेवल पे पहुँचे, तो आपके अपने सगी औलाद और आपके इर्द गिर्द वालों ने आपके साथ बदतमीज़ियाँ और ज़्यादतियाँ करनी शुरू कर दी। बड़ी दफ़ा ऐसा होता है व्यूअर्स के लोग इस वक्त का या उस सिचुएशन का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वो आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर हों, कि जब वो आपसे ज़्यादा मजबूत या स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आएंगे तो तब वो बदला उतारेंगे उस चीज़ का जो आपने उनके साथ की होती है। क्योंकि हर चीज़ व्यूअर्स एट द एंड ऑफ द डे घूम के वापस ज़रूर आती है। देखिए, हम दूसरों के साथ क्या रद्द-ए-अमल रखते हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। दूसरों के एटीट्यूड पे आपने अपने एटीट्यूड को गेज नहीं करना। मैं अक्सर ये कहती हूँ कि कोई अगर इंसान आपसे बदतमीज़ी से पेश आता है, सलाम का जवाब नहीं देता, तो वो उनका ज़र्फ़ है। उस इंसान ने अपनी कब्र में जाना है, उसने अपने अमाल, दुआएं बदुआएं अपने साथ लेके जानी है। लेकिन जो आप करते हैं उसके अमाल आपने खुद लेके जाने हैं, राइट? सो अगर कोई इंसान आपके साथ बदतमीज़ी से पेश आता है, आपके सलाम का जवाब नहीं देता है, डजंट मैटर। आप जब अस्सलाम वालेकुम कहते हैं तो आपने सलामती की दुआ भी दी, आपने अपने रब को राज़ी कर दिया। अब दूसरा बंदा जवाब नहीं देता, वो उसका प्रॉब्लम है। अगर किसी इंसान के साथ आप प्यार से, लिहाज से, रिगार्ड के साथ पेश आते हैं, अगला बंदा आपके साथ औखा हो रहा है, बदतमीज़ हो रहा है, आपको बुरी तरह ट्रीट कर रहा है, वो उसकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं है। जिस दिन हम ये अपनी बात पल्ले बांध लेंगे कि दूसरों के रवैये हैं, उन्होंने अपने अमाल और अपनी, हाँ गुस्सा बड़ा चलता है, इंसान टीज़ हो जाता है, इरिटेट हो जाता है। जिस तरह अगर मुझे कोई बार बार काम की कैपेसिटी में तंग कर रहा हो तो ऑब्वियसली मैं तंग हो जाऊंगी, मैं इरिटेट हो जाऊंगी। लेकिन अब क्या मैं आगे से उस इंसान के साथ बदतमीज़ी करूं, गुस्ताखी करूं, डिसरिस्पेक्टफुल हूं, या फिर मैं या तो किनारा कशी कर लूं या फिर उस मसले के हल की तरफ जाऊं। डिफरेंस ये है, होता ये है कि हर बंदे को सबसे पहले जोश चढ़ता है बदले का, कि भाई अब मैं भी इसको सबक सिखाऊंगी या सिखाऊंगा। उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? मामला बिगड़ जाता है, मामलात ख़राब हो जाते हैं। और बात यह है कि व्यूअर्स, कारमा एक ऐसी चीज़ है जो आपको रब के हाथ में छोड़ देनी चाहिए। घूम घुमा के जब कोई इंसान किसी के साथ ज़्यादती करता है, स्पेशली अगर आप खुद उससे बदला ना उतारें
और आप अल्लाह के हवाले कर दें तो आप खुद देखेंगे कि कुछ वक्त के बाद वो इंसान खुद ही सफ़र कर रहा होगा अपनी गलतियों की वजह से, या शायद वो इंसान अपनी इस्लाह कर दे, क्योंकि सज़ा से तो 1000 गुना ज़्यादा बेहतर यह है कि इंसान अपने आप को एक बेहतर इंसान बना ले। कोई भी इंसान क्यों तकलीफ़ में हो, मैं तो ये भी कहती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे दुश्मनों को भी तकलीफ़ ना पहुँचा, मैं क्यों किसी के लिए बुरा चाहूँ, मैं क्यों किसी के लिए नेगेटिव चीज़ सोचूँ या करूँ। क्योंकि एंड में व्यूअर्स, अगर आप कारमा में यकीन रखते हैं कि घूम घुमा के चीज़ वापस आ जाती है, तो फिर आपको पता है अच्छाई का बदला अच्छाई और बुरे का बदला बुरा। हाँ, शायद उस वक्त इमीडिएटली आपको वो रिज़ल्ट ना मिल रहा हो जो आप चाह रहे हो और आप डिसहार्ट भी हो जाएं। बड़े लोग जो हैं वो डिसहार्ट भी होते हैं, डिसअपॉइंट भी होते हैं, दिल टूट जाता है उनका। वो कहते हैं कि भी मेरे साथ इतनी ज़्यादतियाँ हुई, फ़लाँ बंदे ने की, वो तो बड़े आराम से अपने महलों में रह रहा है या रह रही है। वक्त के साथ व्यूअर्स हर चीज़ सेटल हो जाती है, अच्छा भी और बुरा भी। अब अच्छाई की बात करें, अभी तो हम नेगेटिव चीज़ों की बात करें, लेकिन ये भी तो देखें, जब हम किसी के काम आते हैं तो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से हमारी अपनी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप अच्छा करते हैं तो उसका रिज़ल्ट बाद में अच्छा होता है, बुरा करते हैं तो घूम घुमा के बुरा आता है वापस। तो एक हाथ से आप देते हैं तो अल्लाह ताला आपको छप्पड़ फाड़ के देता है। सो पॉजिटिविटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने अगर किसी अमल में अगर कोई आपके साथ अच्छा है, आप ज़रूर उसके साथ वापस अच्छे हों। मैं आपको 100% इनकरेज भी करती हूँ, सपोर्ट भी करती हूँ, लेकिन कोई इंसान आपके साथ बुरा है, आप अपने आप को बुरा मत बनाएं। मैं तो कहती हूँ कोई इंसान बुरे तरीके से पेश आता है, आप उसके साथ और ज़्यादा अच्छे हो जाएं, अगले को समझ ही नहीं आएगी कि वो क्या करे। जब कोई इंसान हमारे साथ बुरी तरह पेश आता है ना व्यूअर्स, वो इस तैयारी के साथ बुरी तरह पेश आता है कि अब मैं इसके साथ बुरी करूँगा, ये मेरे साथ वापस करेगा तो मैं इसको आगे से उसका मुँह तोड़ जवाब दूँगा या दूँगी। अल्टीमेटली अगर आप अच्छाई का दामन ना छोड़ें, पॉजिटिविटी का दामन ना छोड़ें, लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आएँ, तो तब कहीं जाके प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़ रेजोल्यूशन की तरफ जाते हैं। होता ये है कि हम लोग इतना ज़्यादा नेगेटिवली लोगों की तरफ पेश आते हैं कि भूल जाते हैं कि अच्छाई की कितनी वैल्यू है। आज किसी मुस्तहिक किसी प्रॉब्लम वाले बंदे को जाके खाना खिला दें, आप देखें अल्लाह ताला आपकी कोई बहुत बुरी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दें कि किसी एक इंसान को खाना खिलाने के वजह, शायद उस इंसान की आपको दुआ लग जाए। दुआएं तो लगती हैं और दुआओं से तो किस्मतें बदल जाती हैं। सो व्यूअर्स, बात यह कि सिर्फ मुश्किल वक्तों में नहीं, अच्छे वक्तों में भी लोगों के काम आए, लोगों के साथ पॉजिटिवली पेश आएँ, अपना रद्द अमल पॉजिटिव रखें। बड़ी दफ़ा ये होता है हम एक जगह का गुस्सा दूसरी जगह निकाल देते हैं, दूसरी जगह का गुस्सा किसी और जगह निकाल देते हैं, क्या होता है? नेगेटिविटी फैलती है। सो अपने आप को पॉजिटिव करना है, अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाना है, लोगों की तरफ, बच्चों का ख्याल रखें, बच्चों से प्यार से मोहब्बत से प्रॉपर अच्छे तरीके से डील करें, बड़ों के साथ रिस्पेक्ट के साथ रिगार्ड के साथ चले, सलाम में पहल करें, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बुज़ुर्ग हो। उन चीज़ों को करें जो लोगों के लिए भी आसानियाँ पैदा करती हैं और आपको भी मेंटल पीस देती हैं, ना कि कॉन्स्टेंटली कॉन्फ्लिक्ट यानी कि मसले की स्टेट में रहना। आजकल लोगों को एंग्जाइटी इतनी क्यों होती है, डिप्रेशन का शिकार लोग क्यों होते हैं? क्योंकि मसले मसाइल इतने हैं और नेगेटिविटी को देख के हम और नेगेटिव हो जाते हैं। पुराने वक्त अच्छे थे व्यूअर्स, जब हमारे बड़े हमारे बुजुर्ग अक्सर कहते थे छड्डो परा, अल्लाह के हवाले करो। मेरी नानू अक्सर कहती थी कि अल्लाह के हवाले कर दो। जो चीज़ अल्लाह ताला के कोर्ट में जाएगी, अल्लाह ताला की कचहरी में जाएगी, वो उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आप एक जगह पे बैठ के खुद और जज और जुरर और वकील बन के बैठे हुए हैं, जब अल्लाह ताला आपके जज बनेंगे तो क्या 1000 गुना बेहतर नहीं है ये सिचुएशन? मेरी नानू हमेशा कहती थी कि अल्लाह मियाँ के हवाले कर दो, अल्लाह मियाँ के हवाले कर दो। आप सारे पॉजिटिव काम करें, कोई बदतमीज़ी कर रहा है, कोई नेगेटिव है, उसको इग्नोर करें, आगे बढ़ें, या उस बंदे से किनारा कशी कर लें, आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ें, देखें फिर क्या होता है, और पॉजिटिव काम करें। आपके साथ कोई नेगेटिव है, आप दूसरों के साथ पॉजिटिव हो, उस बंदे के साथ भी पॉजिटिव चलें। देखिए ताली 2 हाथ से बजती है, एक बंदा ऐसे हवा में हाथ मार रहा है, कोई ताली बज रही है? नहीं बज रही। जब तक दूसरा आगे नहीं आएगा ताली नहीं बजनी। चुटकी भी 2 उंगलियों से बजती है, 1 उंगली से नहीं बजती। सो माई पॉइंट इज़, जब तक आप रिएक्शन नहीं देंगे तब तक मज़ीद एक्शन नहीं आएगा। एक बंदा रिएक्ट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, कोई बंदा खड़ा हुआ है, आपको गालियाँ निकाल रहा है, निकाली जा रहा है, किसी वक्त तो थक जाएगा ना। उसको एनर्जी तब मिलेगी जब आप वापस गाली निकालेंगे या आप कोई रिएक्शन दिखाएंगे उसको। एक नेचुरल साइकोलॉजी भी है ना, और बॉडी भी एक तरह की है, आपको एड्रेनलिन रश आता है और फिर आपको एकदम से जोश आता है फिर से हाइपर होने का।
लेकिन अगर एक बंदा बोली जा रहा है, आपको गुस्सा चढ़ रहा है, मुझे भी बड़ा चढ़ता है, मैं भी बड़ा रिएक्ट करती थी, बोलने दो, उसके बाद आपको अच्छा अगर आपने बात मुकम्मल कर ली है तो मैं जाऊँ, यार ये भी ना बोलें, चुप करके किनारा कशी कर लें। थोड़ी देर बाद अगले बंदे को खुद एहसास होगा कि यार मैंने ये किया क्या है, और अगर नहीं भी होता तो कोई और ऐसी चीज़ उसके इंसान की ज़िंदगी में खुद ही नेगेटिव हो जाएगी जहाँ पे हिसाब बराबर हो जाएगा। आपको हिसाब बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना होता है, नेगेटिविटी से मज़ीद नेगेटिविटी और उससे और नेगेटिविटी, फिर इंसान के लिए जीना मुश्किल हो जाता है। सो अपनी ज़िंदगी में नेगेटिविटी कम करें, नेगेटिव बातें कम करें और पॉजिटिविटी की तरफ जाएं और अच्छे काम करें। अगर कारमा एक जेन्युइन चीज़ है कि जैसा आप करेंगे वैसा भरेंगे, तो अच्छे काम करें ताकि आपको भरना भी अच्छा ही पड़े। आइए किचन की तरफ रुख करते हैं जहाँ पे शेफ़ सैयदा नूर हैदर हमारा वेट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ नूर। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। आज हम बात कर रहे हैं कारमा की। बड़ी अच्छी बात, आपने बड़ा अच्छा टॉपिक चूज़ किया है। बिल्कुल जो जैसा करोगे वैसा भरोगे, कहते हैं ना लोग। अच्छा करोगे तो मेरा तो ये पॉइंट है कि अगर मतलब मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं अच्छा करूँगी तो मेरे पास वापस लौट के ज़रूर आता है, चाहे वो देर से आए चाहे वो जल्दी आए, लेकिन आता ज़रूर है। अच्छा करोगे, फूल कहते हैं ना, किसी के आगे फूल पेश करोगे वो फूल ही आपको मिलेंगे, किसी के लिए कांटे चुनोगे तो वो कांटे ही आपकी झोली में आएंगे। और देखो कभी कभी ऐसा होता है शेफ़ नूर कि आप किसी के लिए फूल चुनते हैं, अगला आपके लिए कांटे ही चुनता है जी। लेकिन बात ये है कि अगर आप भी कांटे चुनने में लग जाएंगे तो कांटे सबसे पहले चुभेंगे किसको? अपनी ज़ात को। तो क्यों कांटे चुने, हम फूल ही चुनेंगे भाई। हमें ये डिसाइड करना पड़ता है। एक्चुअली शेफ़ नूर, हमें हमेशा एक वक्त था जब माँ बाप कहते थे दरगुजर करो, फिर एक वक्त आया जब माँ बाप ने यही बच्चों को कहना शुरू किया, अगले ने तुझे मारा है तू रख के वापस चपेट लगा। जी बिल्कुल, ये वाली चीज़ हमें रोकनी है। हाँ जी। ये जो माँ बाप कहते हैं ना कि तुमने लड़ाई नहीं की लेकिन लड़ाई डाली, तो मतलब कि तुमने लड़ाई नहीं की लेकिन अब लड़ाई तुम खत्म करो। हाँ मैं उस दिन कहीं बैठी थी तो एक बंदा अपने बेटे को समझा रहा था, स्कूल में कोई झगड़ा हुआ, कोई हाथापाई हुई, वो बच्चा आया तो उसकी माँ ने उसको घूम के उसके अब्बा ने उसको घुमाने कहा कि बेटा कुछ नहीं होता। बाप ने क्या मशवरा दिया कि बेटा उसने तुझे एक थप्पड़ लगाया तो तूने उसको 2 ठुड्डे क्यों नहीं मारे? हाँ, ये गलत उन्होंने स्टुपिडिटी। हाँ। अब बात ये स्टुपिडिटी इसलिए क्योंकि हम कहते हैं अगला 1 चांद लगाए, हम उसको 2 चांद लगाए, वो आगे से आपको 3 लगाएगा, फिर आप हाथ उठाएंगे और अल्लाह ना करे किसी की जान भी जा सकती है। इसी बात से मैं एक बात आगे वो बढ़ाऊंगी कि मेरा भाई बहुत छोटा ना, बहुत शरारती था, तो वो किसी के बच्चे को ना रेत पड़ी हुई थी गली में, पूरा उसने रेत में दबा दिया और उसका सिर्फ ना मतलब मुंह उसका नज़र आ रहा था। उसकी दादो आ गई मेरी अम्मी के पास। मेरी अम्मी ने कहा कि उसको सब दादो कहते थे। अम्मी ने कहा ये मेरा बेटा आपके हवाले है, आप जो मर्ज़ी करें, अगर इसने शरारत की है तो ये आप इसको इसकी सज़ा दें। तो उसने इतना अच्छा रिएक्ट किया, उसने कहा तुमने इतनी बड़ी बात कह दिया, मैं इसे अब क्या कहूँ। थोड़ा सा डांटा और मतलब हमने ये नहीं कहा कि मेरे बेटे ने अगर किया है तो क्यों किया है, और तुमने एक किया तो तुम 2 मारो, ये तो आप अपने बच्चों को गलत मशवरा दे रहे हैं। और वही बात है ना कि व्यूअर्स देखें, सच्ची बात है वो दुनिया भी नहीं रही जहाँ पे आप किसी पे एक हाथ उठाएं, आप हाथ उठाएं, अगले ने पिस्तौल निकाल के गोली मार देनी है। तो बात यह कि जान है तो जहान है, थोड़ा सा सेंसिबल होके इंटेलिजेंटली ज़िंदगी में आगे बढ़ना है कि ना आप नेगेटिविटी फैलाएं ना कोई और फैलाए, और अगर कोई और फैलाता है या दूर हो जाएं, किनारा कशी कर लें या दरगुजर कर दें, खुद नेगेटिव ना हो, क्योंकि इस तरह तो हर इंसान दुनिया में नेगेटिव हो जाएगा, ज़्यादती किसके साथ नहीं होती। खैर ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब व्यूअर्स वापस आएंगे तो किचन में शेफ़ नूर के किचन में जानेंगे कि आज वो क्या बना रही हैं। वो कोफ्ते भी नज़र आ रहे हैं, पता नहीं अब ये मीट बॉल बन रहे हैं कि कोफ्ते। देखते हैं ब्रेक के बाद कि आज किचन में हमारी क्या रेसिपी बन रही है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम बात तो कर रहे थे कारमा की, लेकिन किचन में क्या बना रही है? मुझे प्याज फ्राई होते हुए नज़र आ रहे हैं, और साथ भी कितने प्याज फ्राई करने हैं शेफ़ नूर आपने? ये हम आपने सोचा कि मंडे मॉर्निंग मंडे का आगाज़ प्याज़ों से हो। मैं अपनी कैमरा टीम से और अपनी बाकी की जो सारी म्यूज़िक वगैरह और साउंड की टीम से माजरत करना चाहूँगी कि आज शेफ़ नूर ने हमें प्याज कर दिया। हम कहाँ
बारिश की खुशबू सूंघने की एक्साइटमेंट में थे कि पकौड़े खाएंगे, कि पकौड़े खाएंगे। आपने प्याज फ्राई कर करके हमारी तबीयत सेट कर आपको खिलाते हैं आज ही हम कोफ्ता। और मैं अपने घर वालों से भी माजरत कर रही हूँ। पहले तो वहाँ पे बैठी होती थी ना, अब हम सारा टाइम किचन में गुजारते हैं पिछला साल से। तो जब घर जाती हूँ तो मामा हमजा आजकल आया हुआ है, तो कुछ दिन पहले उसने जब भी मारी, कहते हैं लहसुन की स्मेल आ रही। एग्जैक्टली कहता है आपसे गार्लिक की स्मेल आ रही। मैं कहा वड्डा तू अंग्रेज, पाकिस्तान दे विच माओ दे कोलों प्याज़ां दी खुशबूयां आंदियां और पास्ता दी खुशबू नहीं आंदी। अच्छा, तो आज क्या बन रहा है? आज हम बना रहे हैं जी कोफ्ता बिरयानी 8 करोड़ प्याज के साथ जी, और इसको मोती बिरयानी भी कहते हैं, और ये आप जरूर ट्राई करें। ये आपने मोती बनाए हैं? ये इतने बड़े मोती कहाँ से मिलते हैं? हमें भी कुछ 4-6 इस तरह के मोती दे दें, हम अपने ये बिल्कुल, ये साइज जो है ये बिल्कुल एक्यूरेट साइज है। अगर आप इसको छोटा बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, छोटे 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 इतनी सी वो बनाते हैं। लेकिन फिर 2 बंदे होंगे जो कि बनाना शुरू करेंगे। मैं यही कहने लगी थी। एक्चुअली मोती बिरयानी होती बड़ी मजे की है, लेकिन शेफ नूर यू आल्सो नो कि उसको बनाने में टाइम बड़ा लगता है। सारा काम बहुत क्विक है जो अभी हम आपको करके दिखाएंगे, काम क्विक है। प्रॉब्लम ये है कि वो जो लिटिल मोतीज होते हैं वो इतनी इतनी मोतियां बनाते बनाते वो जितने में 1 बनता है उतने में 20 बनते हैं, आधा पौना जितने में 20 जितने में आप 20 बनाते हैं उससे उन 20 से 1 बनता है। तो बेहतर है कि आप यही बना लें जी। अच्छा, रेसिपी मुझे आप इंग्रेडिएंट्स बताएं, उसके बाद फिर हम अपने इसका इसमें अभी कुछ डालना, लाइट ब्राउन करके ना आपने, और आपने ये डालना है इसमें जी ये ड्राई मसाला। हाँ जी, ये जीरा गार्लिक पेस्ट, ठीक है, डन हो गया। हाँ जी, ये डालेंगे। चलिए अब आप अपने इंग्रेडिएंट्स वगैरह बताएं, तब तक मैं ये काम करती हूँ आपका। जी, कोफ्ता बिरयानी के लिए चाहिए जी हमें, कोफ्तों के लिए चाहिए चिकन का कीमा आधा किलो, प्याज 2 अदद। आप कीमा कोई भी यूज़ कर सकते हैं, चिकन का भी, बीफ का भी, मटन का भी, ये आपकी अपनी चॉइस है। और अदरक लहसुन की पेस्ट चाहिए 2 खाने के चम्मच, भुने हुए चने चाहिए 2 खाने के चम्मच, खसखस यानी कि पोपी सीड 1 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर आधा कप नहीं है, सॉरी नहीं, ये सब्ज़ धनिया है, ये है जी आधा कप, वो पाउडर लिखा गया है। और हरी मिर्च चाहिए 4 से 5 अदद, और अंडा चाहिए 1 अदद। तो ये जो हमने धनिया लिखा हुआ है ना गाइस, ये धनिया पाउडर नहीं है, ये फ्रेश ग्रीन धनिया है, आधा कप। अगर आप भुने हुए चने और खसखस नहीं डाल सकते, क्योंकि कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे आपको ये पोपी सीड नहीं मिलते, खसखस नहीं, हाँ जी, खसखस नहीं मिलती, तो आप चने भी ना डालें। आप चने डाल सकते हैं, आप खसखस की जगह आप ब्रेड के 2 स्लाइस सोक करके उसको स्क्वीज़ कर लें और वो डाल दें आप, उससे ये बाइंडिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी वो। ठीक है जी, हमने इस तरह किया कि हमने प्याज को चॉपर में डाला, सब्ज़ मिर्चें, लहसुन, अदरक भी डाल किया, उसको चॉप कर लिया, और उसके बाद हमने इसका कीमा तो नहीं, ब्रेस्ट पीस लेके और उसको हमने उसके छोटे छोटे पीसीस करके, क्योंकि कीमा बहुत ज़्यादा अगर आप करेंगे उसको धोएंगे तो वो बहुत लिक्विडी हो जाएगा और आपको उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है। जब भी आप चिकन के लिए बनाएं तो इसका ब्रेस्ट पीस यूज़ करें। आपने वो डाला और उसको मिक्स किया, मिक्स और जब करके मटन और बीफ के साथ बनाए तो चर्बी ज़रूर डालें। हाँ जी, और फिर वो सॉफ्ट होंगी। और उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह चॉपराइज करके आपने निकाल लिया बाउल में, और सारे आपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल के, और आपने थोड़ी देर के लिए इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, और उसके बाद इस आप ऑयल हाथ में लगा के और छोटे छोटे कोफ्ते बना लें, और 2 घंटे फ्रीजर में रखने के बाद इसको पैन फ्राई कर लें। अब ये देखें कितने ज़्यादा कोफ्ते बने हुए, ये तो किसी ने भी साथ नहीं खाने, राइट? लॉजिकल बात है, इतने ज़्यादा कोफ्ते तो एक घर में, अनलेस आपके घर में पार्टी है जी, 1 किलो की, हाँ, तो एक पार्टी के लिए आप इतने ज़्यादा बनाएंगे। तो आपने अगर इतने बना लिए हैं तो आप इनके 3 पोर्शन बना के 3 दफ़ा इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। हाँ जी, आप फ्रीज कर दें, क्योंकि आप कोफ्तों के साथ अक्सर लोग जो है वो अंडे भी डालते हैं, तो आपने अगर कोफ्ते अंडे बनाने हैं तो उसके लिए आपने अलग पोर्शन बना के रख लिया। कोफ्ता बिरयानी आज जैसे बना ली, कुछ दिनों के बाद आपने इन्हीं के अंदर टमाटर सॉस का वो अच्छा सा बना के ना मिक्स मसाला आपने इसके साथ स्पगेटी को दे दिया। हाँ जी, अगर आप बहुत ज़्यादा मिर्चों वाले कोफ्ते नहीं बनाते हैं तो आप बड़े आराम से उन्हीं कोफ्तों को यूटिलाइज कर सकते हैं मीट बॉल्स के तौर पे अपनी उसके अंदर। और बाय द वे ये एज इट इज भी बड़े मजे के लगते हैं, आप इसको टेस्ट करके देखें, मसाला के साथ। आप इसको वैसे टेस्ट करके देखें। अभी नहीं, मैं सुबह सुबह आप प्याज लहसुन खिला देती है ना, आप बाज आ जाए। अच्छा जी, इसमें आप ना जब आप बिरयानी बनाएं तो इसमें थोड़ा सा बिरयानी मसाला भी डाल लें, तो वो इसका बड़ा अच्छा आपका फ्लेवर चावलों में भी आएगा और कोफ्तों के अंदर भी बिरयानी का जो है ना वो टेस्ट इसका आएगा। अच्छा जी, बिरयानी के अंदर डालूं कि नहीं? अभी डालूं? नहीं, अभी नहीं, मज़ीद जब हमारा हाँ जी लाइट ब्राउन होगा तब। अच्छा जी, बिरयानी के लिए हमें चावल चाहिए 1 किलो, प्याज 4 अदद, आलू बुखारा 100 ग्राम, अदरक लहसुन की पेस्ट 2 खाने के चम्मच, टमाटर प्यूरी 1.5 किलो टमाटर नहीं है, 1.5 कप है। इसको हमने चॉपर राइस किया है, इसको हमने ब्लेंडर में ब्लेंड नहीं किया,
जब हम चॉपर राइस करते हैं तो वो बिल्कुल हमारे जो है थोड़े से टमाटर जो हैं वो मैश नहीं होते। अगर आप ब्लेंडर में करेंगे तो वो बिल्कुल मैश हो जाएंगे। आपने चॉपर राइस करना है, ठीक है जी। और दही चाहिए 2 कप, बिरयानी मसाला चाहिए हमें 1 पैकेट, गरम मसाला साबुत 2 खाने के चम्मच, तेज़ पत्ता 3 से 4 अदद, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, हरी मिर्च साबुत 6 से 7 अदद, और गार्निशिंग के लिए हरा धनिया, पुदीना, फ्राई प्याज और लेमन स्लाइसेस और जर्दे का रंग। ठीक है जी। ये हमारा प्याज जो है हमने ये गार्निशिंग के लिए हमने निकाल लिया ब्राउन करके, और वो मसाले के लिए हमारा प्याज ब्राउन हो रहा है। जब लाइट ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे जी हम अपना लहसुन अदरक की पेस्ट, उसको फ्राई करेंगे, और उसके बाद हम सारे अपने मसाले और हम टमाटर डाल देंगे। इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। जब टमाटर का पानी ड्राई होगा तो हम दही डाल देंगे। अच्छा, एक बात मैंने करनी है। जी जी ज़रूर। अभी आपने कहा ना वो अदरक लहसुन ये, वो तो मुझे याद है कि कल मैंने यखनी बनाई और उससे मुझे ख्याल आया कि मैं एक ज़रूरी डिस्क्लेमर सबको दे दूं। व्यूअर्स, आजकल बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रही है, स्पेशली जहाँ पे हब्स ज़्यादा है वहाँ पे, क्योंकि हब्स की वजह से ना और पसीना आता है, तो लोग ये सोचते हैं कि वो नमी है तो और उस हब्स की वजह से नौजिया भी होता है। होता ये है कि फिर हम पानी नहीं पीते, स्वेटिंग होती चली जाती है, डिहाइड्रेशन होती जाती है, और फिर आपके जिस्म से नमकियात निकलती है। नींबू पानी का ज़रूर इस्तेमाल करें। दिन में एक दफ़ा अगर यखनी पी सकते हैं तो वो भी पिएं। अब आप कहेंगे ये तो सर्दियों में पीने वाली चीज़ है, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो यखनी एग्जैक्टली यखनी आपको पूरा साल पीनी चाहिए, स्पेशली मटन की यखनी, हड्डियों की। ज़रूरी नहीं है कि आप गोश्त उसके अंदर डालें, हड्डियाँ भी आप जाके सस्ते में ले सकते हैं बूचर से, बीफ की। हाँ बिल्कुल। आपने करना सिर्फ ये है कि जब आपने उस यखनी को बनाने को, उसमें पड़ रही थी बोन ब्रॉथ को बनाने के लिए, तो आपने उसमें ज़ायरी आपने तेज़ पत्ता, लौंग, मोटी वाली एक आपने इलायची डाल दी, नॉर्मल वाली ग्रीन वाली इलायचियाँ भी डाल दी, थोड़ी सी लौंग डाल दिया, काली मिर्च डाल दी, साबुत साबुत ज़ीरा डाल दिया, अदरक लहसुन। अच्छा, इसके साथ आपने हल्दी ज़रूर डालनी है। हल्दी बिल्कुल मैं खुद डालती हूँ। हल्दी बहुत से लोग हल्दी नहीं डालते हैं बिकॉज वो कहते हैं कि हल्दी का वो वाला टेस्ट नहीं, हल्दी से टेस्ट जरा चेंज होता है, लेकिन वो हल्दी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सा आपने देसी घी या देसी मक्खन डाला। सबसे पहले आपने अपनी ये सारी चीज़ें डाल के भूनी और अपने हड्डियाँ भी भून ली। हाँ जी, उसकी स्मेल से खत्म, उसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। हड्डियाँ भी भून ली, उसके बाद ये चीज़ें डाली। मैं अच्छा थोड़ी सी गाजर भी, मैं प्याज भी डालती हूँ और गाजर भी डालती हूँ, उससे भी बड़ा अच्छा उसका जायका अच्छा हो जाता है। और आपने नमक, मोटी काली मिर्च पिसी भी डालने की ज़रूरत नहीं है। हल्दी, और आप हल्दी का भी अगर आपको फ्रेश पीस मिल जाए तो आप फ्रेश पीस हल्दी का डाल दें, और यखनी को पकाएं, और उसको फिर आपने कोई 6 घंटे पकाना है हल्की आंच पे। मैं क्या करती हूँ, लोग बहुत कहते हैं कि प्रेशर कुकर, मैं कहती हूँ चलो प्रेशर कुकर वाला मामला कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले मैंने अच्छे से भून लिया। उसमें फिर कोई 2 लीटर मैंने पानी कल डाला, और उसको प्रेशर कुकर में उसको कोई 20 मिनट मैंने किया कुक। ठीक है, ऊपर से उसकी सारी झाग निकाली, वो जो झाग वगैरह जो हो जाती है वो अजीब सी, उस झाग के बाद फिर मैंने उसको सिमर होने के लिए कोई 6 घंटे पकने दिया, और फिर मैंने सबको भी यखनी पिलाई। आप ज़्यादा अमाउंट में अगर ये डाल दूँ ना, डाल दे, आप ज़्यादा अमाउंट में अगर ये स्टॉक तैयार करते हैं तो फिर आपको कोई इशू नहीं आता, और आप फिर उसको पूरा हफ्ता यूज़ कर सकते हैं। और आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अब वही यखनी आप अगर खाने को कुक करने के लिए बनाते हैं, उसी यखनी के साथ आप खाना खाते हैं, तो आपके खाने की तवानाई भी बेहतर, मतलब उसमें और ज़्यादा तवानाई, अफादियत बढ़ जाती है, अफादियत बढ़ जाती है। सो ये मैंने बात ज़रूर कहनी थी कि लोग जो है ना हर चीज़ को सीजनल बना लेते हैं। मैं तो पीती हूँ, मैं गर्मी थी, पसीने आ रहे थे, मैं पुलाव बना रही थी, मैंने सबसे 1 कप निकाला, हाँ, और मैंने पीनी शुरू कर दी। बट देखे ना, अब औरतें ये नहीं अंडरस्टैंड करती हैं। हम कहते हैं कि हम पे बुढ़ापा क्यों आ रहा है। आपको पता है बुढ़ापा क्यों आता है? क्योंकि हमारी स्किन के अंदर कोलेजन कम हो जाता है। ये जो हमारी चीक्स में ये जो नहीं है, ये कम होना शुरू हो जाता है। तो जब ये कोलेजन अंदर से कम होना शुरू हो जाता है तो मुंह लटक जाता है। बिल्कुल, मर्दों को भी होता है, लेकिन औरतों को ज़्यादा होता है। अब जब औरतों को ये होता है तो वो कहती हैं कि जी हम सर्जरियाँ कराएं, ऑपरेशन कराएं, ये कराएं, वो कराएं, जबकि व्यूअर्स ऑनेस्टली ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में सब चीज़ें, आपके घर में वो सारी चीज़ें हैं। देखें, ये कम हो रहा है अंदर से, ऊपर लगाने से थोड़ी देर के लिए आपकी स्किन भरी भरी लगेगी, जब वो अब्जॉर्ब हो जाएगा आपकी स्किन में, वापस आपकी स्किन लटक जाएगी। बेहतरीन ऑप्शन यही है कि आप उन चीज़ों का इस्तेमाल करें जो आपकी स्किन के अंदर कोलेजन प्रोड्यूस करेगी, जैसे कि यखनी। यखनी बेहतरीन ऑप्शन है। लोग गोलियां लेते हैं, सीड्स, और ये मैंने, और सीड साइकिलिंग, जैसे पंपकिन सीड, जो चारों मगज, मैंने सारे सीड्स लेके ना और ड्राई फ्रूट्स डाल के। अच्छा, इधर अब मैं क्या करूँ, और अभी थोड़ा सा और होने देना। ठीक है, हाँ जी, हाँ। और ये हम डाल देंगे अपना साबुत गरम मसाला, हाँ, ये फ्राई हो जाएगा। ठीक है जी। हाँ। इसमें लौंग है, इसमें काली मिर्च है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची,
ज़ीरा, तेज़ पत्ता और बादियान के फूल। बिल्कुल सही। ठीक है जी। अच्छा, तो मैंने सारे सीड्स लिए हैं, उसको रोस्ट किया है, सारे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किए हैं, और मैंने जी वो चने, भुने हुए चने, उसको भी मैंने ग्राइंड कर लिया। इन सबको मैंने ना क्रश कर लिया। उसके बाद मैंने बनाया गुड़ का शीरा, और मैंने देसी घी बीच में डाला, और मैंने सारा ये मिक्सचर डाल के उसको गरम गरम को पकाया, और उसके मैंने लड्डू बना लिए। बिल्कुल ठीक है। और बस मैंने फ्रीज़र में रख दी, जब आपको भूख लगे आप एक खा लें। और इतना ये मैं कहती हूँ मज़ेदार, और इतना आपकी हेल्थ के लिए और न्यूट्रिशियस हाँ चीज़। अब बात ये कि व्यूअर्स देखिए, अपनी सेहत का हमने खुद ही ख्याल रखना है। थोड़ा हैसल तो होती है, लेकिन ये है कि अपने लिए भी तो कुछ करना चाहिए। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करूँ मैं? नेक्स्ट जी इसमें ये कब थोड़ा सा, डालने? नहीं ये एंड में डालेंगे। ये एंड में डालेंगे। ये क्या है? बस हल्का सा ये बिरयानी मसाला है, और बाकी दूसरे मसाले भी हाँ, हम इसमें डाल देते हैं। मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको ना एक तो डाल दूँ सारे। हाँ डाल दें। एक दफ़ा ना हम अपने मसाले को भी भून लें थोड़ा सा, क्योंकि वो जब एक दफ़ा टमाटर आ जाता है तो वो मसाले का भुनापन जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। अब आपने इसमें क्या क्या डाला है ऊपर से? मैंने इसमें डाला जी नमक, मिर्च, मैंने इसमें धनिया पाउडर, बिरयानी मसाला, और अब मैं ये डाल रही हूँ ताकि 2 मिनट रुक जाए बस। मैं हाँ सिर्फ हल्का सा उसको भूनना चाह रही हाँ हूँ। जी। हल्का सा ना एक दफ़ा मसाले को वो जो कहते हैं ना तेल लग जाए, और हल्का सा उसके अंदर, आई डोंट नो, मुझे तो लगता है कि इवन नमक में एक कच्चापन होता है, जो अगर आप थोड़ा सा कुक ना करें। इसमें मैं ये डाल डाल दें, बिल्कुल डाल दें, क्योंकि फिर वो मसाला जल जाएगा हमारा। हाँ ठीक है जी। हमारा मसाला जो है वो अब ये देखिए बेसिकली 2 मिनट को कोके। अच्छा, आप बता रही थी कि आपने इसको किया क्या है? आपने इस टमाटर को मैंने इसको ब्लेंडर में ब्लेंड नहीं किया जिसमें शेक बनता है, मैंने इसको चॉपराइज किया, चॉपर में डाल के, ताकि ये देखिए टमाटर खड़े खड़े हैं, खड़े खड़े, और ये गल भी जाएंगे आराम से। अगर हम वैसे काट के डालेंगे तो थोड़ा ज़रा लेट होता है, तो इसमें ज़रा अच्छा मसाला, इसकी ग्रेवी बन जाएगी वो। और बेसिकली तो अब हमारा मसाला तैयार है जी। इसके अंदर अब हमने नेक्स्ट क्या स्टेप्स करने हैं? हमने दही डालना है, आलू बुखारा डालना है, साबुत वाली सब्ज़ मिर्चें, और कोफ्ते हमारे बिल्कुल, हमने इसको पैन फ्राई किया हुआ है, और ये हमारा जो है बिल्कुल तैयार है। और ये हमारे चावल जो है वो हमने सोक किए हैं, वो बॉईल करेंगे, और लेयर्स लगा के एंड में हमने ये गार्निशिंग के लिए लेमन स्लाइसेस, धनिया पुदीना, फ्राई प्याज और डाल के, और जर्दे का रंग डाल के हमने इसको दम लगा देना है, और बस फिर उसके बाद मिक्स करके आप सर्व कर दें। अब आप ये पानी में भी कुक कर सकते हैं और यखनी में भी जी। अगर आपने ऊपर से वो होता है ना कि आपने एक बार चावल बॉईल कर लिए, तय लगा दिया, आपको लग रहा है थोड़ा सा ड्राई है, हल्का सा पानी का छिट्टा डालना है, हाँ जी, तो तब आप यखनी का छिट्टा डाल दें तो वो बेहतर हो जाएगा। अब इसमें और कुछ चीज़ डलेगी, पानी शानी? नहीं अभी नहीं, अभी थोड़ा सा ज़रा भून लें, ताकि फिर इसमें एक पानी ज़रा सा डाल देते हैं। फिर हम इसमें हाँ नहीं, ये टमाटरों का ही पानी आप डालना चाह रही हैं? मैं कह रही हूँ कि ये इसको ज़ाया ना करें, हम इसको ज़ाया ना करें। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अब हम बात करेंगे वेट लॉस और वेट गेन पे। कोई बंदा वेट गेन करना चाह रहा है, कोई लूज़ करना चाह रहा है। मुझे तो हैरत होती है कि कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाइड क्यों नहीं है। लेकिन खैर, इस पर तबसरा करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ ब्रेक के बाद है ज़ैनब गोंदल, जो न्यूट्रिशनिस्ट है, डाइटिशियन है, फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं और फूड पॉइजनिंग ज़दा हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। झूठ क्यों बोल रही हो? 1000 दफ़ा कहा है व्यूअर से झूठ नहीं बोलना। परेशान हो जाते हैं ना सुन के कि अच्छा कोई बीमार है, उनको बता दो कि हम ठीक हैं, हम ठीक हैं, लेकिन बात वहीं पे आके ख़त्म और शुरू होती है जो हम इतने दिनों से कह रहे हैं कि बरसात का मौसम, एहतियात खाने में, और उसके अलावा अपनी भी जनरली केयर करनी है। आपको पता है अभी आपकी जो तबीयत ख़राब हो रही है, नौजिया, वॉमिटिंग तबीयत, ये डिहाइड्रेशन की वजह से भी हो सकती है। बिल्कुल। ये खाली पेट की वजह से भी हो सकती है कि आपने रात को कुछ नहीं खाया, फिर सुबह भी कुछ नहीं खाया, उसकी वजह से आपका पेट खाली की वजह से एसिडिटी, फूड पॉइजनिंग की वजह से हो सकता है। और ये वही हमारा निज़ाम हज़म है जो हमारे पूरे बाकी जिस्म के सिस्टम्स को आगे लेके चलता है। सो इसका भट्टा नहीं बैठ सकता। ऐसे ही है, और हम लोग जितना निगलेक्ट मुझे लगता है उसको करते हैं और किसी भी चीज़ को नहीं कर रहे होते, या हम ओवरडू करते हैं खाने में, या हम अंडरडू कर देते हैं और कुछ भी खा नहीं रहे होते। और मैं यही वाली बात जो है आज करना चाह रही हूँ कि वेट लॉस और वेट गेन का भी ताल्लुक हम क्या खाते हैं उसी से होता है। बिल्कुल। हर बंदा जो है उसको सिर्फ एक्सरसाइज से कनेक्ट करता है। सबसे पहले तो ये बात क्लियर कर दो कि एक्सरसाइज और खाना पीना दोनों में से वेट लॉस या वेट गेन की बात करें तो कारआमद क्या रहता है?
अच्छा, दोनों चीज़ें साइड बाय साइड इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसकी परसेंटेज जो है ना उसको समझना बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपने वज़न बढ़ाना है, वज़न कम करना है, उसके लिए 80% इज़ योर डाइट एंड 20% इज़ योर एक्सरसाइज। आज से तकरीबन अगर हम 10 साल पहले की रिसर्चेज और बुक्स उठा के देखेंगे तो उसमें 70% वॉज डाइट एंड 30% वॉज एक्सरसाइज, लेकिन अब जो रिसेंट स्टडीज़ हो रही हैं उनमें 20% इज़ जस्ट योर एक्सरसाइज एंड 80% इज़ योर डाइट। आप ये कहो 10% इज वाटर, या आप जिम जा रहे हो, जिम जाने के बाद आप निकलते ही एक पिज़्ज़ा खा लेते हो, एक बर्गर खा लेते हो, या एक पूरी प्रॉपर मील जो है वो ले लेते हो। आपने जिम में उतना बर्न नहीं किया जितना आपने खा लिया। लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है कि देखो, जब भी बंदा एक्सरसाइज करता है कुछ दिन तो आपकी रूटीन नॉर्मल होती है, फिर उसके बाद आपको भूख लगनी शुरू हो जाती है। क्योंकि देखो नॉर्मल नेचुरल बात है, कैलोरी बर्न, भूख, बिल्कुल कैलोरी बर्न नहीं होती, इतनी भूख नहीं लगती, लेकिन फिर बंदा हॉके के उसमें खाना खाता है। अब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, कैलोरी बर्न हो रही है, भूख लग रही है, अब आप उसके बाद खाते क्या हो, या आपकी डाइट उस दौरान क्या होती है। लोग क्या करते हैं कि एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, खुराक नहीं, खुराक बढ़ा देते हैं। हाँ जी, होता ये है कि वजन बढ़ना शुरू हो जाता है उसके लिए, और फिर वो एक्सरसाइज को बुरा भला कहते हैं। एग्जैक्टली देखिए ये एक कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल, आपका मुंह है, राइट। अब व्यूअर्स, ओके लेट मी शो यू समथिंग। ये ज़ैनब का फेस है, राइट व्यूअर्स। अब इस फेस को अगर आप ये छुपा दें तो आपका आधा मुंह रह गया ना, तो वो फिर आधा ही मुंह रहेगा। अब आप मेकअप आंखों पे कर रहे हैं और बाकी ना आपने कोई कंसील किया, ना कोई चीज़ ने लिपस्टिक लगाई है, तो क्या होगा, सिर्फ आंखें स्टैंड आउट करेंगी। एग्जैक्टली बॉडी की कोई भी चीज़ जो है, आपको भी पता है ज़ैनब, हमें उनको सब चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे भी दिल, हमारे गुर्दे, हमारा जिगर, हमारा निज़ाम हज़म, ये सब कुछ साथ चल रहा है। मैंने ज़ैनब की आंखें छुपा दी तो ज़ैनब का आधा मुंह सिर्फ आपको नजर आ रहा है। आधा काम करेंगे तो काम आधा ही होगा, जब आप पूरा काम करेंगे तो पूरा काम मैनेज होगा। इस जिसकी सिंपल सी एग्जांपल है कि अगर आपने वज़न कम करना है तो भी वही एक्सरसाइजेज हैं, और गुजारिश है कि अगर वज़न बढ़ाना है तो भी वही एक्सरसाइजेज हैं, वही प्लैंक्स हैं, वही स्क्वाट्स हैं, वही आपके जो है वो क्रंचेस हैं, वही आपकी हर चीज़ वही है। फ़र्क ये है कि जब आप डाइट प्लान उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं उसी एक्सरसाइज के अंदर, तो होता ये है कि जब आप राइट काइंड ऑफ खुराक ले रहे होते हैं और साथ में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, आपका वज़न कम हो जाता है। आप जब राइट काइंड ऑफ खुराक लेते हैं जिसमें आपने कैलोरीज ज़्यादा रखी हैं लेकिन राइट कैलोरीज रखी हैं, तो एक्सरसाइज करते हुए चर्बी की जगह आपकी बॉडी पे चढ़ता है मसल, जो सारी ज़िंदगी आपको काम आता है। और फिर देखिए, इवन पतले हो के आपने वेट गेन किया लेकिन गेन सिर्फ चर्बी की, तो वो आपके गले के ऊपर, वो आपके दिल के ऊपर, आपके डिफरेंट ऑर्गन्स पे जाके जमना शुरू हो जाती है। फैटी लिवर जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। स्किनी लड़कियां मैंने देखी हैं जिनके फैटी लिवर हैं। कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज आजकल हम देख रहे हैं कि 46-45 kgs जिनका वेट है ना, उनके अंदर भी कोलेस्ट्रॉल है, जबकि हम इसको रिलेट करते हैं कि अच्छा फलाना मोटा है इसलिए कोलेस्ट्रॉल होगा। नहीं, दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू दैट। मेरी कज़न की बेटी 19 साल की, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि जुगन तुम्हारे पास डॉक्टर्स वगैरह के कॉन्टैक्ट्स होते हैं, ज़रा रिपोर्ट्स चेक करवाओ। अच्छा, मैं समझी वो उनकी अपनी रिपोर्ट्स थी, बिकॉज वो 50s में है, मुझसे बड़ी हैं ज़रा, तो आई थॉट कि उनकी रिपोर्ट्स है। मैंने सच्ची बात है नाम नहीं पढ़ा। रिपोर्ट्स मैंने देखी, खुद भी देखी, तो मैंने देखा कि कोलेस्ट्रॉल हाई, प्री डायबिटिक की कैटेगरी हाई 6.1 6.2 पे। मैंने कहा ये क्या, तो मैंने कॉल की, मैंने कहा आप बिल्कुल, मुझे लग रहा है एहतियात नहीं कर रही हैं, आपने अपनी सेहत का क्या हाल कर लिया। ये वो कहती तुम क्या बात कर रही हो। मैंने कहा ये जो आपकी रिपोर्ट्स है मेरे पास, कहती ये मेरी रिपोर्ट्स नहीं है, ये आलिया की रिपोर्ट्स हैं। मैंने कहा आलिया की रिपोर्ट्स ऐसी कैसे निकल आई, तो क्या पता चला कि आलिया मैडम जो है वो बिल्कुल, और वो सिंगल पसली है, उसका वजन 50 किलो से ज़्यादा नहीं होगा और 5 फुट 7 इंच की है। कहती है सारा दिन सिर्फ गंद खाती है ये। उसका कोलेस्ट्रॉल भी हाई, उसका फैटी लिवर भी, और साथ में उसका डायबिटीज़ भी, प्री डायबिटिक, टाइप 2 डायबिटीज़। अच्छा, इस चीज़ को हमने बचपन से ही काटर करना है। आप किसी भी एज में हो, आज से ही अपना ख्याल रखना जो है वो आप बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हो, और कभी भी देर नहीं होती। हम ये कहते हैं ना कि इस टाइम को देर हो गई, ये देर नहीं होती। ये आप पे टोटली डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से मैनेज करते हो। प्री डायबिटीज़ से मैंने बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं उनको रिवर्स केसेस होते देखे हैं, उनके जो है वो बिल्कुल डायबिटीज रिवर्स हो जाती है। मैं तुम्हारे सामने हूँ, हाँ। मैं तुम्हारे सामने हूँ, आपको याद नहीं है? जब नूर पैदा हो, एक तो नूर की प्रेगनेंसी के दौरान मैं डायबिटिक हो गई, गेस्टेशनल थी। हाँ, नूर पैदा हुई, उसके बाद वो डायबिटीज तो सेटल हो गई, लेकिन मैं प्री डायबिटिक की हाई के एंड की कैटेगरी से निकलू ही ना। मुझे बार बार डॉक्टर कहे कि जी आपको मैनेज करना है, बिकॉज अदरवाइज आप
टाइप 2 डायबिटीज़ आपको हो जाएगी। yes. वो तो चले प्रेगनेंसी की डायबिटीज़, यार मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ मैंने कितने जतन किए कि भाई अपना, और अल्टीमेटली वही वाली बात थी, वेट कम करना था और एक्सरसाइज करनी थी, क्योंकि जब तक सिर्फ वेट कम हो रहा था और एक्सरसाइज नहीं कर रही थी वो डायबिटीज़ वाली चीज़ कम ही नहीं हो रही थी। अच्छा, आजकल ना एक मशीन मिलती है, वो लोग अपनी इंजेक्ट भी कर लेते हैं, जिसको हम सॉर्ट ऑफ ग्लूकोमीटर्स भी कहते हैं, और वो सारा उसमें ना कुछ डिफरेंट जो है ना रिसर्चेज हुई हैं। अब हमारा माइंड इतना बुरा डेवलप हुआ हुआ है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपने उसमें मुझे बताना है कि किस में ज़्यादा शुगर होगी। मैंगो मिल्क शेक में ज़्यादा शुगर होगी या मैंगो का जो जूस है उसके अंदर ज़्यादा शुगर होगी? क्या ख्याल है आपका? मैंगो के अंदर या मैंगो जूस में? हाँ। या मैंगो शेक में शुगर कंटेंट किसका हाई होगा? मैंगो शेक कहेंगी आप, ऑफ कोर्स, क्योंकि देखो मैंगो शेक में आप मैंगो भी डाल रहे हैं, या मैंगो अगर उसमें आप जूस डाल के बना रहे हैं, अगर आप प्योर मैंगो कह रही हो, हाँ, प्योर मैंगो अगर है और प्योर मैंगो से बनाएंगे, और एक तरफ आप कह रही हैं मैंगो जूस है, जो प्योर मैंगो का बना रहे हैं, डब्बे का नहीं, डब्बे का नहीं है, तो ज़ाहिरी मैंगो शेक में, क्योंकि आप उसमें मैंगो भी डाल रहे हैं, आप उसमें दूध शूध भी और ये चीज़ें भी डाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैंगो शेक के अंदर मैंगो शेक में कम है। कैसे? क्योंकि जब आपने मैंगो शेक बनाया तो उसमें आपने मैंगो की क्वांटिटी जो है वो कम कर दी। मैंगो में जो फॉर एग्जांपल आपने उसका जो जूस लिया था उसमें आपने 1.5 या 2 मैंगोज को कंज्यूम किया था। अब जहां आपने शेक बनाया वहाँ पे आपने आधा या ऑलमोस्ट 1/4 जो है वो मैंगो इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से शुगर का रेज जो है वो बड़ा कम हुआ। दैट इज़ अमेजिंग। आपको हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स और ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और क्या नहीं है। अब बच्चों को हम अनफॉर्चुनेटली जो है वो जूसेस देते चले जाते हैं डब्बों के कि जी ये बड़े हेल्दी हैं, जूस पी ले, चलो सोडा ना पिए, लेकिन उस मैंगो जूस में भी तो आप देखो कि क्या है। मैं अक्सर माँओं से देखती हूँ, बल्कि परसों मेरी एक माँ के साथ आप समझें थोड़ी सी वो बातचीत हो ही गई, ऐसी थोड़ी सख्त हो गई। आई एम सॉरी टू हर अगेन, मैंने उस टाइम भी सॉरी कर लिया था, लेकिन अब वो क्या कर रही है, अपनी बेटी को मैंगो जूस के 10-10 ग्लास डब्बे वाले के दिन में पिला रही है। अब डब्बे वाले जूस में क्या मैंगो है? नहीं है, एसेंस है, चीनी है, फिर तुम कह रही हो कि वो हाइपर एक्टिव है। दैट इज नॉट द सिनेरियो। आप ऐसे नहीं चल सकते। असल में हमें हमेशा से ये सिखाया गया है पेरेंट्स के बच्चों को फल खिलाना है, अगर वो खाते नहीं है तो उनको पिला दो। उसकी वजह से देखो मैंगो जूस तो फिर भी आपने आम लिया और आपने उसको सिर्फ ब्लेंडर में डाल दिया, डब्बे वाला पिला रही है नहीं वैसे कह रही हूँ। अब डब्बे का तो जूस ही नहीं है ना, है ही नहीं, खत्म हो गई बात। वो तो चीनी है और उसमें सिर्फ थोड़ा सा फ्लेवर डाला होता है, तो वो तो आउट हो गया। प्योर मैंगो जूस की भी बात करें, चले वो तो ब्लेंड करते हैं, लेकिन जब आप दूसरे फलों की तरफ जाते हैं, सेब हो गया, गाजर हो गई, फल सब्जियां दोनों हो गई, तो सारा भूस तो उसमें से उसका फाइबर तो निकल जाता है, निरी चीनी वाला पानी आपके पास आ जाता है, तो उसका फ़ायदा क्या? अच्छा, अब मैं आपको बताऊँ, इवन अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करने के बाद भी मुझे लगता था कि जो शायद हमारे कुछ महंगे ब्रांड्स हैं ना, उनके जो जूसेस हैं माइट भी वो बड़े हेल्दी होंगे और हम उनको कंज्यूम कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आई न्यू कि जी ये नहीं है, लेकिन मुझे लगता था कि कंपैरिजन अगर करें तो शायद महंगा जूस है तो वो अच्छा होगा। जब मैंने अपना वो नेक्स्ट फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला स्टार्ट किया, उसमें एक दिन सर ने ही, मैंने उनसे ही सवाल कर लिया, तो उन्होंने आगे से मुझे क्रॉस क्वेश्चन किया। उन्होंने कहा कि कल तुमने, बल्कि अभी जाओ लेकर आओ, तीनों ब्रांड्स जितने भी अवेलेबल है ना आपकी उस पर कैफेटेरिया में, वो सारे लेकर आओ। और जब हम वापस मैं लेकर आई, हमने उसको स्टडी किया, उसको अंडर हमने काफ़ी चीज़ों के डिस्कशंस की, तो वी गॉट टू नो कि जितने हमारे महंगे ब्रांड्स थे उनकी जूसेस की हालात सस्ते से भी बदतर थी। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे मेंटालिटी पे आप लोग चलो कि शायद महंगा है तो वो जूस होगा या कुछ, वो जूस है ही नहीं। जूस पीने घर पे बना के पियो, लेकिन एक चीज़ को हमेशा याद रखें, फ्रूट को खाना, फ्रूट को ब्लेंडर में डालना कभी भी एक नहीं हो सकता। फ्रूट की फॉर्म में आपको ज़्यादा हेल्दी है, और ब्लेंडर में डालने के बाद वो फ्रूट की एक कह लो कंसिस्टेंसी ही चेंज हो जाती है। ये वैसे ही आप कहो कि जी मैं अकेला और मैं 24 घंटे पानी में स्विमिंग पूल में लेटा रहूँ तो स्किन की क्या हालत हो जाएगी। वही चीज़ है ना व्यूअर्स, है कि जब हम फल भी जब कंज्यूम, मुझे जिस चीज़ का बड़ा अफसोस होता है वो ये है कि हमारे जहन में एक बात बैठ गई है कि भाई जो चीज़ हमें मीडिया बता रहा है वो सही है। तो देखें, बात ये कि मीडिया में तो जो चीज़ ट्रेंडिंग में होती है वो उस वक्त आम हो जाती है, फिर बाद में पता चलता है वो किसी यूज़ की नहीं। एग्जांपल देती हूँ, जैसे एक ज़माने में आया था कि आप अपने फ़ैट को फ्रीज़ कर सकते हैं, एक मशीन्स आई थी कि आप इस तरह करके उसके अंदर आपको आपकी बाजू को पकड़ लेगी या आपकी लेग को पकड़ लेगी और उसको वो फिर उसको फ्रीज़ करेगी और वो आपका फ़ैट फ्रीज़ हो जाएगा और आपका वेट का
स्वाद मिट्टी उससे होता था, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा उससे। हाँ, लेकिन वो ट्रेंडिंग में आई, हर बंदा ने कहा कि क्रायोजेनिक ट्रीटमेंट करानी जिसमें आपकी वो फैट को फ्रीज़ कर देते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सो चीज़ें तो ट्रेंडिंग में आ जाती हैं, उस पर रिसर्च चेक करें, ये देखें कि वो कितना वर्थ इट है। बच्चों को फॉर एग्जांपल सेब पे लगाया तो सेब मैश करके उबाल के दे रहे हैं क्योंकि बच्चा अभी छोटा है। अब 6 साल के बच्चे को मैश हुआ हुआ सेब क्यों आप दे रहे हैं जो उबल चुका है? उबला हुआ सेब का क्या वो न्यूट्रिशनल वैल्यू है? फिर क्योंकि बच्चे खाते नहीं है फल, पकड़ाते नहीं है उनको खाने के लिए फ्रूट, तो वो फिर ब्लेंडेड चीज़ों पे आ जाते हैं। च्यूइंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, दांत नहीं उनके। अब देखें कितने ज़्यादा डेंटिस्ट ये कंप्लेन करते हैं कि आजकल बच्चों के नेचुरली दांत गिर ही नहीं रहे दूध के, क्योंकि वो चबा ही नहीं रहे अपने दांतों से, वो वाली खुराक ले रहे हैं जो कोई बुजुर्ग लेता हो जिसके दांत ना हो। बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें जो है ना, जब भी हम बात करते हैं तो हम कह देते हैं कि सारी ड्रिंक्स ही बुरी हैं, इसलिए मैं सारी ड्रिंक्स को बुरा नहीं कह रही। मैं आज आपके लिए कुछ हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स जो हैं उनको भी डिस्कस करना चाहती हूँ, इसलिए कि अगर आपको कभी ज़रूरत हो और आप पीना चाहो तो आपके पास कोई तो ऑप्शन हो ना, आप उसको अवेल कर सको। सबसे पहले तो ये कि आप कोकोनट मिल्क जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, अपने आलमंड मिल्क हैं, कैशू मिल्क्स हैं, उनको इस्तेमाल लेकिन ये कर महंगी चीज़ें है ना, या तो बताओ किस तरह बना सकते हैं, क्योंकि देखो जब आप स्टोर से जाके इतना सा आलमंड मिल्क लेना चाहते हो और वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है तो बंदा थोड़ा सा, बल्कि ऐसा करता है कि हम ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे कि कौन सी चीज़ें वेट लॉस के लिए कंज्यूम करनी चाहिए और कौन सी वेट गेन के लिए करनी चाहिए ड्रिंक्स के अंदर ही। आप हमारे साथ रहिएगा। व्यूअर्स, हमारे साथ पलक एजाज हैं, मेरी बहुत ही प्यारी सी छोटी बहन। आ जाओ मेरी जान। ज़ैनब गोंदल भी हमारे साथ है, और बल्कि लास्ट टाइम जब आई थी तो मुझे कह रही थी कि मुझे भी ज़रा बताएं ना वेट लॉस की टिप्स, जबकि काफ़ी तुमने अपना वेट रिड्यूस किया हुआ है ना, काफ़ी किया हुआ है माशाल्लाह। बट वही वाली चीज़ है ना कि हम लोग एक तो इस फील्ड में जिसमें काम करते हैं वहाँ पर बड़ा अपने वेट डाइट वगैरह को मेनटेन करना होता है, लेकिन नहीं कर पाते क्योंकि हमारी मसरूफियत इतनी होती है। और इसी तरह हमारी जो होम मेकर्स बहनें हैं, बहुत से लोग हैं वो बिजी बहुत होते हैं। और देखो सीधी बात है ज़ैनब, बार बार डाइट प्लान्स और अलहदा एक खुराक अपने लिए बनाना मुश्किल हो जाता है। तो शेक एक ऐसी चीज़ है या जूस ऐसी चीज़ है जो बंदा बना लेता है। बिल्कुल। तो वेट गेन और वेट लॉस, पहले वेट लॉस की बात कर लेते हैं कि वेट लॉस के लिए क्या चीज़ें कंज्यूम और किस तरह से बनानी चाहिए, और फिर वेट अगर आपने चढ़ाना है तो क्या करना चाहिए। वेट लॉस की पहले बात करते हैं। वेट लॉस में तो सबसे एक मज़े की जो ड्रिंक बनती है वो आप क्यूकम्बर ले लो, उसके अंदर खीरा ले लो, खीरे के अंदर थोड़ा सा पुदीना डालो, थोड़ा सा काला नमक डाल लें और आप इसको आइस के साथ ब्लेंड करके लो। लेमन सूट करता हो तो ज़रूर लें। ये आपके लिए जो है निज़ाम हज़म को भी बहुत अच्छा करता है, जो आजकल जो हमारी सिचुएशन बनी हुई है उसको भी बड़ा टैकल करने में हेल्प करता है, और उसके साथ साथ आपके वेट लॉस को बड़ा हेल्प करता है क्योंकि ये हाइड्रेशन आपकी बॉडी में बहुत ज़बरदस्त कर रहा होता है। क्योंकि खीरा और बेसिकली आप नींबू पानी बना रहे हैं खीरे के साथ। यस। नंबर 2 जो है आंवला, जिसमें विटामिन सी का कंटेंट जो होता है वो बहुत ज़बरदस्त, आंवला तो बहुत कड़वा होता है। आंवला पाउडर जो है ना उसको मुंह में रखे, ऊपर से पानी पी लें, ज़बरदस्त बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। और जूस इसका नहीं बनाना, ना बनाए, पाउडर की फॉर्म में ले लें, उससे होगा ये वज़न भी कम होना शुरू हो जाएगा, इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। और दूसरा, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ये होता है ना कि हाय अभी खाना खाया था और मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा वेट चढ़ गया, वो वेट नहीं चढ़ा होता, वो बेसिकली ब्लॉटिंग हुई हुई होती है। आपको कुछ लोगों में गैस का बहुत ज़्यादा इशू होता है, तो आप अगर आंवला इस्तेमाल करते हो तो आप उसको बहुत अच्छे से रिड्यूस कर सकते हो। लेकिन एक ये भी तो चीज़ होती है ना कि कुछ चीज़ें हैं जो मतलब कुछ लोगों को भूख बहुत लगती है, जिसको हम कहते हैं खाने का हौका। पता नहीं फलक आपको होता है कि नहीं, बट मुझे तो एक तो नॉर्मल भूख होती है और एक होता है कभी कभी ऐसा हौका चढ़ता है कि दिल चाहता है कि घर में हर पड़ी हुई चीज़ खा लूँ, और बंदा कोशिश भी करता है खाने की और फिर उल्टा बीमार होता है, बीमार हो जाता है। उसका एक सिंपल सोल्यूशन ये है, भूख को मारने के लिए कोई चीज़ है जिससे भूख कंट्रोल में आ जाए। हाँ, अब ठीक है ना, पहले वाला ज़रा ज़्यादा सख्त हो गया था आपका। तो इसमें हम पाइनएप्पल जिंजर ड्रिंक जो है वो हमारी बड़ी ज़बरदस्त है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। आपने उस पर करना क्या है, पाइनएप्पल लेना है। अब हमारे पास पाकिस्तान में यूजुअली टिंड जो होते हैं पाइनएप्पल अवेलेबल होते हैं,
तो आप पाइनएप्पल को जो है वो पानी में 2-4 मिनट के लिए सोक करके रखो। उसका वो जो शीरा है, प्लीज़ वो पाइनएप्पल का पानी नहीं है, वो उसको स्टोर करके रखने के लिए विनेगर और बहुत सारे केमिकल्स उसकी शेल्फ लाइफ को इन्हांस करने के लिए डाले गए होते हैं। पाइनएप्पल को निकालें, पानी में डिप करें, साफ़ करें, उसके बाद ब्लेंडर में डालो, थोड़ा सा अदरक डालो, उसको ब्लेंड करो आइस के साथ। इतना अमेजिंग जूस बनता है, मेरा तो ये फेवरेट है। मैं तो इसको ऑलमोस्ट समझे वीक में 1-2 दफ़ा ज़रूर पी रही होती हूँ, क्योंकि वेट भी कम करता है मेंटेन करने में। दूसरा इसमें पाइनएप्पल में भी विटामिन सी बहुत अच्छा अवेलेबल है। अब ये जूसर में नहीं डाला, और ये डिब्बे का जूस नहीं है। पाइनएप्पल का जूस डिब्बे में तो बड़ा इजीली अवेलेबल है, लेकिन वो जो डब्बे का जूस है वो चीनी है, वो नहीं आपने लेना। हम बात कर रहे हैं टिन में अगर आपको पाइनएप्पल मिलता है, अगर तो पानी के अंदर वो डला हुआ मिल जाए बेस्ट, अगर नॉर्मल वाला भी आपको मिलता है जिसके अंदर जो भी है, तो आप उसको निकालें, उसको साफ उबले हुए या मिनरल वाटर के अंदर थोड़ी देर सोक करें, उस पानी को छान लें और फिर सिर्फ जो पाइनएप्पल है उसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लें अदरक के साथ। दूसरा ये कि अपना जो चाय का कंटेंट है ना, उसको अगर आप कम करते हो तो आपका वेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कितनी चाय पीती हो फलक, झूठ ना बोलना? मैं तो चाय वैसे ज़्यादा पीती हूँ। कितनी पीती हो? मतलब डेली 4-5 कप। आए मेरे अल्लाह जी, तो मतलब तुम 5 दफ़ा खाना खा रही हो। मुझे ये लगता है कि शायद उससे वेट कम होता है। बिल्कुल भी नहीं। आपको पता, आप लेकिन मैं चीनी नहीं ले रही, दूध तो डालती हो ना? दूध डालती हूँ। देखो पाउडर दूध, ये नहीं, नॉर्मल हाँ जी, खुला भी और मिल्क, खुला दूध डिब्बे वाला। वाला। याद रखना पाउडर दूध तो चीनी से भरा हुआ है और कैलोरी से भरा हुआ है। अच्छा। एक बात हो गई, जिसको हम वाइटनर भी कहते हैं, वो दूध नहीं है, टी वाइटनर्स है, वो कुछ और ही चीज़ है। गाढ़ा भी कर देता है आपकी चाय को, और मतलब उसके अंदर फ्लेवर भी एक मुख्तलिफ सा आ जाता है। उसमें असल में और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन कैलोरीज बहुत होती हैं। और उससे ज़्यादा औरतों में स्पेसिफिकली बहुत सारी बीमारियों को बना रहा है। तो खुदा का वास्ता है, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये बंद कर दें, टी वाइटनर छोड़ दें। और देखो, हर बार जब हम चाय पीते हैं, नॉर्मली कोई कहता है कि यार खाना नहीं खाना, दूध का ग्लास पी लो, ठीक है। अब आप दिन में अगर 2-2 ग्लास दूध के एक तरह से पी रही हैं, डाला दूध, इतना डाला, बहुत 5 कप चाय है ना, तो 2.5 कप दूध हो गया, चलो 2 कप हो गया, 2 कप हो गया, तो 2 कप आप दूध समेत बाकी चीज़ों के ले रहे हैं। या तो फिर अगर आप चाय पी रहे हैं तो आप खाना ना खाएं, खाना नहीं खाएंगे तो आपकी फिर बॉडी के मसाइल होंगे। सो याद रखने वाली चीज़ ये कि चाय 2 कप तक तो काबिले कबूल है। जब आप 2 को क्रॉस करके तीसरे, चौथे, 5वें पे जाते हैं तो मसला पड़ता है। अगला सवाल इनसे ये भी तो करें ना, पानी कितना पीती हैं? पानी मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ, अब मैंने जाके शुरू किया है। अब शुरू किया, पहले मैं बहुत कम पीती थी। अमेजिंग। अच्छा, और कोई चीज़ वेट लॉस के लिए क्विक? वेट लॉस के लिए आपका जो एलोवेरा है, एलोवेरा जूस, वो आपके लिए बेहतरीन है। वो आपकी, जिन लोगों को जोड़ों में तकलीफ बहुत ज़्यादा रहती है और वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, मोबिलिटी के बहुत ज़्यादा इशू हैं, जिनको आर्थराइटिस के इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं, सिंपल आप एलोवेरा जेल नेचुरल लो। अगर उसी तरह से खा सकते हो तो उसको निकालो, एक स्पून पे मुंह में रखो, ऊपर से पानी पी लो। अगर नहीं मज़ा आता, उसको एक ब्लेंडर में डालो, उसके साथ अदरक डालो, पुदीना डालो, थोड़ा सा नमक और बर्फ़ के साथ उसको ब्लेंड कर लो और आइस क्यूब्स में इसको स्टोर करके रख दो। आहिस्ता आहिस्ता डेली 1 क्यूब निकालें, थोड़ी सी उसमें हल्दी और काली मिर्च डालें, इस क्यूब को पानी में मेल्ट करें और रोज़ इस्तेमाल करना शुरू करें। वज़न भी कम हो जाएगा। और गर्म या ठंडा? गर्म, ताकि बर्फ़ उससे मेल्ट होगी ना। आप उसको खाना पीना डेली शुरू कर देंगे, आप विद इन फ्यू वीक्स डिफरेंस देखोगे। आपकी दर्दें जो हैं वो बेहतरीन हो जाएंगी। आपके जो आर्थराइटिस के मसाइल हैं, छोटे छोटे जॉइंट्स में दर्दें होना, तो बेहतरीन दर्दों से मुराद ये नहीं कि आपको और ज़्यादा आला दर्दें होंगी, बेहतरीन से मुराद ख़त्म हो जाएंगी। हाँ, ख़त्म हो जाएंगी, आपकी दर्दें बेहतरीन हो जाएंगी। हाँ, बेहतरीन दर्दें क्या होती हैं? ये सबसे बेहतर हमें फलक बता सकते हैं, लेकिन हम इससे पूछेंगे नहीं। उन्होंने गाने में हमें बताया तो है, कितनी बेहतरीन दर्द भरी आवाज़ है उनकी। बेहतरीन दर्द भरी, दुखों भरी। अच्छा, अब बात करते हैं वेट गेन की। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, हाँ जी, जो मिलते हैं और कहते हैं कि यार तुम लोग पता नहीं तुमने वेट गेन लॉस की बात करो, हमें तो वजन चढ़ता ही नहीं है। जूता उतार के मारने को दिल चाहता है ऐसे लोगों को। लेकिन बात जायज़ है। मज़े की बात बताऊँ, मेरे YouTube पे वेट लॉस से ज़्यादा आजकल वेट गेन पे व्यूज़ आ रहे हैं और क्लाइंट्स भी मेरे पास वेट गेन के ज़्यादा है कि पिछले कोई 1 माह से। क्योंकि होता ही है ना कि बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्शियस होकर भी लोग अपना वेट बहुत अंडर ले जाते हैं। तो और एट द सेम टाइम वेट गेन के लिए वो टिप्स बताओ जो सेहत के लिए भी अच्छी हैं। एना घी ते एने अंडे ते एना गोश्त, वो तो आपके अंदर से सिस्टम को बर्बाद कर देगा। अच्छा देखिए, आप दिन के अगर 6 पराठे वजन चढ़ाने के लिए हम बात कर रहे हैं अब। हाँ, वजन बढ़ेगा, फैट बढ़ेगा,
फैट बढ़ा के क्या करोगे? गोश्त कुर्बानी का जब होता है तो उसकी, या बकरा वैसे ही आता है, बीफ आता है, तो चर्बी निकाल के साइड पे फेंकते हो ना, तो अपनी चर्बी को भी निकाल के साइड पे फेंको और गोश्त बनाओ, मसल बिल्डअप करो, ताकि आपकी जो बॉडी है उसका कोई काम आ सके ना आपके। जिसके लिए सिंपल से ड्रिंक्स हैं। एक तो मेरी इंतहाई फेवरेट है, वो ये है कि आपने सारे सीड्स, सारे नट्स, खजूर, इंजीर पानी में सोख करके रख दें या दूध में सोख कर दें, ब्लेंडर में डालें, उसको अच्छी तरह से ब्लेंड करें, और अगर पीनट बटर अवेलेबल हो तो थोड़ा सा वो डाल दें। बच्चों को तो लाजमी तौर पे ये दिया करें। शहद डाल सकते हो अगर और मीठा करना है, तो चीनी इसके अंदर बिल्कुल नहीं जाएगी। कोई सा फ्रूट अगर अवेलेबल हो तो डाल सकते हैं। अगर आप अंजीर और खजूर डाल रहे हैं तो मीठे की ज़रूरत, तो आपको मीठे की ज़रूरत नहीं। अंजीर, खजूर, साथ में नट्स वगैरह डाल दिए, दूध डाल दिया, खजूर इतना मीठा होता है, लोग फिर भी डालते हैं। अच्छा, फिर उसके अलावा हम कोकोनट और मैंगो का जो है वो शेक बना सकते हैं, जिसको आजकल हम कहते हैं ना पीना कोलाडाज हम पी रहे होते हैं, तो उसको मैंगो फ्लेवर में हम बना सकते हैं। मैंने बड़ी दफ़ा कोकोनट मिल्क जो है वो घर पे बनाने का तरीका बताया हुआ है। कोकोनट लें, सिंपल उसको पानी में सोक करें, जग में डाल के अच्छी तरह ग्राइंड कर दो, उसको स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लो, कोकोनट मिल्क आपका रेडी है। उसी के अंदर अगर आप मैंगो को शेक कर लेते हो, एक तो टेस्ट बड़ा अच्छा होता है, दूसरा विटामिन और मिनरल्स जो हैं, आज के मौसम में आपको आयन लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, आपको आयन और वो चीज़ें चाहिए होती हैं। आप अगर उसको पीते हो तो आपकी बॉडी जो है वो रिस्टोरेशन मोड पे जाती है और आपके मसल बिल्डअप करने में बहुत ज़्यादा करामद होती है। चीनी इसके अंदर बिल्कुल नहीं जाएगी। आम दूध के अंदर भी बनाया जा सकता है, लेकिन कोकोनट में मैंने इसलिए बताया कि ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। आखिरी बता दूं? नहीं, वो हम ब्रेक के बाद। ओके, आप ब्रेक की तरफ जाएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। बल्कि ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमें ज्वाइन करेंगे बहुत ही टैलेंटेड सिंगर जो सराइकी बेल्ट से, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, ज़हीर अब्बास आएंगे और इनका ताल्लुक मियां वाली से है, स्पेशली प्रोग्राम के लिए आए हैं। बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट यंग आर्टिस्ट ज़हीर अब्बास। जैसे कि ब्रेक से पहले आपके साथ शेयर किया था, मियां वाली से इनका ताल्लुक़ है, सराइकी बेल्ट से बिलोंग करते हैं। हमारे हमेशा एक ही ऑब्जेक्टिव होता है व्यूअर्स के, ऐसे यंग टैलेंटेड ब्रिलियंट बच्चे जो अपनी मेहनत से, अपने एफर्ट से अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं एक ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पे बहुत मुश्किल हो गया अपना नाम बनाना, और ऐसी इंडस्ट्री में अपने आप को वायरल करा लेना और अच्छी वजह से वायरल कराना। वायरल तो व्यूअर्स आजकल सारे ही हुए हुए हैं, लेकिन वो बीमारी वाला वायरल ज़्यादा, जैसे कि आपको फूड पॉइजनिंग हुई हुई है, राइट? जी जी। अच्छा, आज हम ज़ैनब को इसलिए नहीं जाने दिया, मैंने कहा बैठी रहो। सबको कहती हूँ ना कि खुराक में एहतियात करनी है, नहीं की ना एहतियात, फूड पॉइजनिंग हुई है, डॉक्टर ने आपने वो किया, मेरी छुट्टी बंद की। छुट्टी बंद, चुप करके बैठो। अच्छा ज़हीर बेटा, आप आज शो पे पहली दफ़ा आए हो माशाल्लाह से, कुछ अपना बताओ कि आजकल काम में क्या मसरूफियात चल रही है, और माशाल्लाह बड़ी छोटी एज पे बड़ी कामयाबी हासिल कर ली आपने, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह और कामयाबी दे। बहुत शुक्रिया सिस्टर, अल्लाह ताला आपका बात रखे। ये बस मेरी माँ की दुआ है, सब दोस्तों की सपोर्ट है, बड़ी अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है, और मैं इस काबिल न था जिस काबिल मुझे बनाया अल्लाह ने। लेकिन ज़हीर मैं तुमसे फार्मूला जानना चाहती हूँ, पता है क्यों? क्योंकि देखो आपकी तरह बहुत से यंग और टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, जी जी, बहुत से लोग इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं, होस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूट्रिशनिस्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से, सिंगर से, इवन फोक सिंगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हर बंदा नहीं यहाँ पे पहुँच पाता। जी जी, हर बंदे का नाम लोगों की ज़बान पे नहीं आता, उनके गीत लोग नहीं गाते। आपने ऐसा क्या किया? क्योंकि शायद आपको देख के यंग लोग इंस्पायर होकर कुछ सीख जाएं, क्योंकि हर बंदा कहता है कि इस उम्र पे तो किसी को चांस ही नहीं मिलता, कोई आगे ही नहीं आने देता, आ भी जाओ तो लोग कुचल देते हैं। तो आपने तो प्रूव किया कि ऐसा कोई बात नहीं है, बंदा आगे बढ़ सकता है। ज़िंदगी में मुश्किलात भी आती हैं बहुत ज़्यादा इंसान में, और मेरा शौक़ है, मैंने मेहनत किया, स्ट्रगल किया, और अल्लाह पाक ने मुझे ये काम है कि मेहनत करोगे तो अल्लाह पाक उसको लाजमी फल लगाता है। तो मेरी मेहनत है और आज अल्लाह पाक ने मुझे इस काबिल बनाया, और मेरा शौक़ है ये। लेकिन ये कब से स्टार्ट किया हुआ है? मुझे 9.5 साल हो गए। अब ये देखें ना व्यूअर्स, जस्ट बिकॉज वो बहुत यंग लगते हैं ज़हीर, एंड ही लुक्स लाइक अ यंग मैन एंड लाइक अ बच्चा, डजंट मीन कि उन्होंने एफर्ट नहीं की। मैं तो ऐसे आर्टिस्ट को भी जानती हूँ जिनकी उम्र 18 साल है और वो 12 साल से सिंगिंग कर रहे हैं। मैंने ऐसे यंग लोगों को भी देखा है जो 12 साल से सिंगिंग कर रहे हैं और 6 साल की उम्र पे गाने की तरफ रुझान हुआ और हर कोशिश कर ली, लेकिन नहीं आगे पहुँच पाए। सो मेहनत, और जैसे कि ज़हीर ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि माँ की दुआएं, माँ बाप की दुआएं, माँ बाप का साया, चाहे वो दुनिया में हो या ना हो, उनकी खुशनुदी के लिए और उनको खुश करने के लिए जब हम काम करते हैं, वो ना भी हो इस दुनिया में, तो हम फिर भी तो एफर्ट्स कर सकते हैं ना
उनके लिए आगे आसानियाँ पैदा करने के। फलक, आप क्या कहेंगी, आजकल आपके काम में क्या मसरूफियत चल रही है? मेरे आजकल कुछ मैं सॉन्ग कर रही हूँ पंजाबी, जैसे हमारे पंजाब की जो रिवायती टाइप और वो जैसे दोनों साइडों पे चलते, जो जैसे हमारे इंडियन पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब के कल्चर को देखते हुए मैं कर रही हूँ। माशाल्लाह काफ़ी मतलब कि मेरी चीज़ें वायरल जा रही हैं। हाँ एग्जैक्टली। और वही वाली बात है ना व्यूअर्स के, देखें ये लोग अब फलक, आपको इसलिए मैं न्यू एंड यंग आर्टिस्ट नहीं कहती बिकॉज आप काफ़ी देर से काम कर रहे हो, आपकी भी गुड्डी लेटर चढ़ी है, अल्लाह का शुक्र है कि चढ़ी है। लेकिन आपको पता ही है, आपके सामने मेरे सामने यार मैंने ज़ैनब इस लड़की को देखा है एक गाना गाने के लिए इवेंट्स पे आती थी और कभी कभी वो एक गाना भी नहीं इसको गाने देते थे। इस लड़की के मुंह पे कभी मैंने बुरी एक्सप्रेशन नहीं देखी, कभी नेगेटिविटी नहीं देखी, कभी किसी आर्टिस्ट को इसने अपने से जूनियर को परे नहीं करने की कोशिश की। वरना होता है ना कि बंदा रगड़ा खा के आगे आता है तो फिर जो पीछे वाले आ रहे होते हैं उनको भी फिर टॉर्चर करता है। मैं समझती हूँ कि जो आर्टिस्ट है ना, वो मैं उसको मानती नहीं कि जिसने मुश्किल ना देखी हो। हर बंदे ने मुश्किल देख के, हर बंदे ने हर चीज से गुजर के जो है ना, वो अब बहुत ज्यादा वायरल चल रहे हैं ना। अच्छा। ये तो नहीं है कि ज़हीर पहले दिन आया और हिट हो गया, 9 साल लगा रहा, राइट के रॉन्ग। और ये चीज यंग लोग नहीं समझते कि बेटा ये मैं सब अपने से जो छोटे हैं या इवन मेरे एज कैटेगरी के लोग हैं, मैं तो सबकी आप ही हूँ, मेरे से बड़ी एज कैटेगरी के लोग मुझे आप ही बुलाते हैं, मुझे अच्छा लगता है। तो एज और आप ही मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, आप लोग लोगों को इस लेवल पे देखते हैं जब वो पीटीवी पे या किसी और प्राइवेट चैनल पे बैठ के अपनी कामयाबी की बात करें। आप ये नहीं देखते कि उस कामयाबी की सीढ़ियों को चढ़ने में वो कितने मुश्किल मराहल से गुजरे, कितना रगड़ा खाया, कितने कितने लोगों का उस्ताद बने, उनके पीछे पीछे घूमे, उनसे मिन्नतें की कि हमें गाइड करे, राइट के रॉन्ग। बिल्कुल ऐसे ही है और हर फील्ड में ये काम है। और इतनी जेलसी भी है, लोग आपको मौका नहीं देते आगे आने का। यहाँ पे आपकी कोई पर्सनल लिंक्स हैं तो बंदा आगे आता है। लेकिन मैंने सिर्फ ट्रस्ट किया कि भाई खुद जो है ना अपने टैलेंट पे आना है, किसी से हेल्प नहीं लेनी, अल्लाह से मदद मांगी और अल्लाह ताला ने इतना अच्छा मुझे जो है ना मैं सच्ची बात बताऊं ज़ैनब, मैं कंसिडर भी नहीं कर सकती कि मैंने कोई ट्रिब्यूट का अगर हफ्ता चलाना है तो उसमें फलक ना है, या इस तरह किसी यंग टैलेंट को हमने मिलवाना है व्यूअर से। वैसे तो सब इनको सुनते हैं और देखते हैं गाने में ज़हीर को, मैं कभी भी नहीं सोचती क्योंकि एज अब उसकी वो पोजीशन है एज अ सीनियर एंड एज अ मंजावा आर्टिस्ट कि अब इसका बनता है कि हमारे यंग बच्चों को आगे पुश करने में और encourage करने में। एक बात आज मैं कहना चाहूँगी कि मैं, क्योंकि जब मैं बिल्कुल भी आई थी तो मैं जुगन जी के शो में आई ना, तो मुझे तब से जो है ना, मैं क्योंकि ये मेरी सीनियर है तो मैं जब भी बात करती हूँ, मैं बात करते करते भूल जाती हूँ। मेरे में अभी भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि अपने सीनियर्स के सामने खुल के बात करूँ। बेटा मैं एक बात बताऊँ, ये आपका अदब और आपकी रिस्पेक्ट है और अल्लाह आपको इसके एवज करोड़ गुना ज्यादा नवाजेगा। इस बच्ची की मैं एक बात बताऊँ व्यूअर्स, ऑब्वियसली लाइव शो है, इतनी दफ़ा मेरी मुलाकात हुई, कभी मूड ऑफ होता है मेरा, कभी मैं अपनी परेशानियों में, कभी दफ़ा होता है आप लोग आते हो सेट हो रहे होते हैं, मैं अपनी ये लड़की, इसके चेहरे से मुस्कुराहट नहीं हटती और इसकी जो एक वो अदब वाली एक्सप्रेशन हो, वही कहते हैं ना बाअदब बानसीब। और अल्लाह आप दोनों को नवाजे। अच्छा बेटे, आजकल आपकी काम में क्या मसरूफियत चल रही है, क्या कमिटमेंट चल रही है, कोई नया गाना, कोई नई चीज़, कुछ ऐसी चीज़ जो हमारे व्यूअर्स? अभी इंशाल्लाह मेरे नए गाने आ रहे हैं, तो लोगों ने इतनी मोहब्बत दिया है कि मैं मजबूर हो गया हूँ काम करने पे। तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत ज़्यादा इनका प्यार देख के मेरे गाने भी आ रहे हैं। मुहर्रम की वजह से थोड़ा, काश हमारे भी ऐसे मसले होते हैं कि हम मजबूर हो जाते हैं काम करने में, सानू तो पूछता ही नहीं है। ना ना ना, माशाल्लाह मेरा बच्चा। अल्लाह पाक ऐसा टाइम ना लेके आए कि आपको, यू नो व्हाट आई मीन। यही तो मुझे खुशी होती है सुन के कि मेरे पास टाइम नहीं होता, मुझे लोग कहते हैं कि और काम करो। मज़ा तो इस चीज़ में है व्यूअर्स, बट वो मेहनत के बाद ही आता है। आप एक ज़हीर अब्बास को देखते हैं एज अ स्टार कि अब वो बहुत बड़े सिंगर हैं और इनको तो बड़े इवेंट्स मिलते होंगे, बड़े बड़े फंक्शंस पे जाते होंगे, लोग बुलाते होंगे, इज्जत देते होंगे। उससे पहले का भी एक वक्त था, वो वक्त काट के यहाँ बताओ। बस बड़ी गुर्बत देखी है, अकेला था, माँ ने बड़ी हेल्प की है और बड़ा ही आपने करम किया है। साथ नहीं देता बताने का, भाई नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं थी, बस अल्लाह की और माँ की सपोर्ट थी। बड़ा खुश होता हूँ, माँ खुश होती है। टेलीविजन पे देखते हैं, बड़े बड़े ड्रामों में देखते हैं, तो बड़ी करम है। सब्र का फल मीठा होता है हाँ बेटे। और देखो मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती। बेशक। और कुछ नहीं तो आप उस फील्ड में ना भी आगे निकले, बेशक, तो आप कहीं और निकल जाते हैं। बेशक।
मेरा बेटा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। सदके जाऊं तुम्हारे, अल्लाह तुम्हें ज़िंदगी दे, तुम्हें सेहत बहुत दे, शुक्रिया। ये तुम्हारी आपी तुम्हें हमेशा अपनी दुआओं में याद शुक्रिया। रखेगी। और एक बात बताऊं, माँ की दुआएं और माँ की खुशनुदी के लिए जब आप काम करते हो ना, कि मेरी माँ फ़ख्र करे। हर बंदा करता है कि मैं हिट हो जाऊं, मेरे पीछे पीछे लोग भागे। जब आपका गोल ही होता है ना कि मैंने अपनी माँ को खुश करना है, मैंने अपने बाप को खुश करना है। लेकिन मैं जब इस फील्ड में आई ना, तो मेरे साथ अब्बू ने हमेशा सपोर्ट किया। बच्चा देख, मेरा बच्चा, हम सब ने बड़ा टफ टाइम गुजारा है, मैंने गुजारा है। मैं सिंगल मदर थी, बच्चा लेके गोद में आ गई फील्ड के अंदर, और कामों पे जाना, सेटों पे 16-16 घंटे की शूट, छोटा सा बच्चा जिसको दूध पिलाती है, शूट के दौरान रो पड़ता था। ऑब्वियसली कोई कुछ कहता नहीं था, लेकिन मुंह तो बनाते थे लोग, बेशक। और मैं भी बड़ी मजबूर हो जाती थी। लेकिन वही वाली बात है, ये जो अपने होते हैं। मज़ा आता था ना, जाके बताती थी अबू मेरा आज गाना बड़ा हिट हुआ। तो बेटा, अब तो तुम्हें बताने की ज़रूरत ही नहीं है, उनको सब कुछ पता है। अब वो वहाँ पे हैं जहाँ पे वो तुम्हारे लिए दुआएं करते हैं, बेशक। और तुम्हारे लिए हमेशा एक पॉजिटिव। देखो अब दिल टूट गया। पहले ना मैं बहुत शौक से मेहनत करती थी कि मेरे अबू खुश होते थे, क्योंकि मेरी अम्मी थोड़ी इस चीज़ को लाइक नहीं करती ना। हाँ। वो उन्होंने सपोर्ट भी नहीं किया। डजंट मैटर जान। देखो माँ क्यों, देखो आज आपको पता है कि ये रिसेंटली हुमैरा असगर वाला जो केस हुआ, जो बच्ची का, वो उसकी डेथ हुई। तो बात ये है कि जान देखो, बहुत से लोग हैं जो इस फील्ड को अच्छा नहीं समझते, बट बात ये है कि अगर माँ बोलती भी है तो सच्ची बात है, माँ इसीलिए बोलती है क्योंकि उसको ये होता है कि यार मेरी औलाद ना किसी गलत काम में ना पड़ जाए, बस वो उसको लोगों कोई की बातों नुकसान से ना हो बड़ा जाए। खौफज़दा होती थी कि फैमिली वाले ये कहेंगे कि इसकी बेटी गाने गाती है, लेकिन अब्बू ने हमेशा मेरी बात मानी। तो देखो ना जान, आज आप एक वायरल आर्टिस्ट हो, तो अल्लाह आपको और कामयाबियों से नवाजे। बस पॉजिटिव रहना है, हमने पॉजिटिव रहना है। और ये जो हमारे आगे बच्चे आ रहे हैं, हमने इनको आगे लेके चलना है, ताकि ये फिर जब इनकी जगह आगे बच्चे आ रहे होंगे, इनकी जगह नहीं, जो नए बच्चे अपनी जगह बना रहे होंगे, वो उनको जगह देगा। बेसिकली हमारा पॉइंट ये होना चाहिए व्यूअर्स, जो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जब खुद मुश्किल वक्त से गुजरते हैं ना, तो कोशिश करनी चाहिए कि उस मुश्किल वक्त से हम किसी और को ना गुजारें। अगर किसी के लिए आसानी पैदा कर सकते हैं तो करें, ताकि ये बच्चे जो एक टफ टाइम से गुजर के, इवन ज़ैनब यू, आप एक उस टाइप के माशाल्लाह एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से हो, लेकिन जो ज़ैनब ने बनाया व्यूअर्स, ऑनेस्टली ये बच्ची मेरे पीछे बैठी हुई है, जो इसने बनाया इसने खुद बनाया अपने एफर्ट से। और बात ये कि मेरे सामने इस वक्त असल मेरे सामने जो रियल हीरोज़ है वो तो मेरे सामने बैठे हुए, ये 3 यंग ब्रिलियंट लोग जिन्होंने अपनी जगह बनाई है। इसके बावजूद के लोगों ने टांगे खींची, बुरा भला कहा, घर वालों को नेगेटिव करने की कोशिश की। आपके ख्याल से ज़ैनब के पेरेंट्स को नहीं लोग कहते कि इतनी प्यारी बच्ची है, सुबह हर वक्त मतलब टीवी पे जा रही होती है, ये कर रही होती है, वो कर रही होती है। बट वही वाली बात होती है, यही हमारी स्ट्रेंथ होते हैं, हमारे माँ बाप, हमारे फैमिली मेम्बर्स, भाई बहन, कोई एक दोस्त, कोई ऐसा पर्सनैलिटी, मतलब कोई ऐसी पर्सनैलिटी जो हमें आगे लेके बढ़ती है। तो अल्लाह उन सब लोगों को हमारे सर पे सलामत रखे, और अल्लाह उनको उनके हिस्से का बल्कि हमारे हिस्से का भी दे, क्योंकि उन्होंने हमें कामयाब होने में मदद की। राइट, यहाँ पे क्योंकि प्रोग्राम को भी कंक्लूड करना है, किचन में नजर डाल, तू भी ना फलक, मेरी हंसते मुस्कुराने वाली, आज तू भी रो पड़ी। सबसे ज़्यादा तो तुम हंसाती हो मुझे, और मुझे पॉजिटिव रखती हो मेरी बच्ची, मेरी जान। आप सब ने मेरी प्यारी फलक के लिए और मेरे प्यारे ज़हीर के लिए दुआ करनी है व्यूअर्स। अल्लाह ताला इनको करोड़ कामयाबियों से नवाजे। अभी तो अब दिमाग ठीक करो, मैंने को मज़ा हल्ले गुल्ले की तरफ चाहते हैं। वो कहते हैं ना कि अगर ना भी हंसी आ रही हो, अगर हंस पड़ो तो मूड अच्छा हो जाता है। अच्छा जी, किचन में क्या सिचुएशन है? ये आपकी हांडी ने रुलाया सबको, सारी गलती बिरयानी की है, सारी गलती शेफ नूर की है। सारी वो तो बेचारी की बताइए, सारी हर चीज़ कोफ्ता बिरयानी बिल्कुल हमारी रेडी है, साथ हमारा मिंट, कुकम्बर और टमाटो अनियन जो रायता है वो भी इसके साथ हम सर्व करेंगे। ऑसम। जरा मूड चेंज करें। हाँ जी, चलो भाई, कोई टप्पे टुप्पे की तरफ चलते हैं। क्या करने लगे हैं हम? टप्पियां दी दे मारी, कित्थे मारी? शायद भी टप्पियां तो ना हारी। वाह शेफ नूर, आप टीवी पे आके ख़राब हो गई हैं, आपको हमें सेट करना पड़ेगा। मैं भाई को फ़ोन करती होगी। अच्छा जी, हमें क्या अब आप सुनाएंगे? आप लोग जो कहेंगे हम सुना देंगे। टप्पे ना, हाँ, टप्पे नहीं सुना। बातें भी सुना दी तुमने, तो रोना भी सुना दिया आज फलक। मैं कभी रोई नहीं, आज पता नहीं क्या हो गया। बस मेरे अंदर ज़्यादा ममता जाग रही थी ना तुम्हारे लिए, तो इसलिए तुम्हें रोना भी आ गया। बट यही तो बात है व्यूअर्स, ये है हमारी फैमिली, साथ हंसते हैं, साथ रोते हैं,
कभी ऑन एयर कभी ऑफ एयर, सुख दुख साथ। उसकी तबीयत आज ख़राब है, उसको आज अबू बहुत अपने याद आ रहे हैं, ज़हीर को भी अपना वो टाइम याद आ गया। वही तो बात है व्यूअर्स, शोज़ अगर ऐसे हों जहाँ पे हम जेन्युइन और सिंसियर होके एक दूसरे के साथ चले, ना कि सिर्फ तमाशे लगाएं चैनल्स पे, तो मेरे ख्याल से वो एक बेहतर चीज़ होगी। हमारे व्यूअर्स को भी समझ आएगी कि हमारी असल ज़िंदगियाँ क्या है, जो उनका राइट है। चल कुछ अच्छा सा हैप्पी सा सुना के हमें हमारे शो को कंक्लूड कर दो। चला मेरा जी ढोला में कोई वाहल न चोड़े नी ते थोड़े दी जिंदगी दे माया दुखी करी छोड़े नी ते थोड़े दी जिंदगी दे माया चला मेरा जी ढोला कोई वसावे पानो सी ते दिल दी नगरी दा कदा ढोला मेहमानो सी वे दिल दी नगरी दा कदा माया मेहमानो सी। चला मेरा ओ चला मेरा जी ढोला, चला मेरा जी ढोला, चला मेरा जी ढोला, चिट्टा कुकड़ बने रेते, काशनी दुपट्टे वाली नी मुंडा आशिक तेरे ते, ओ काशनी दुपट्टे वाली मुंडा आशिक तेरे ते। रातों को तुझको नींद ना आए खुदा करे, तू भी किसी का प्यार न पाए खुदा करे, तू भी किसी का प्यार न पाए खुदा करे। काले का माया ते दिल उत्ते लिखी वदे हाथ ते ढोल दा नाम आया। चला मेरा जी ढोला कोई कोला विच दई माया, ते कोई दुख ओ होंदे होंदे दसण दे